फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा, पॉइंटर्स याद है आपको? पॉइंटर्स पढ़े थे हमने, जो असाइन लोकेशन के लिए जो मेमोरी असाइन होती है, वो मेमोरी का एड्रेस पता चल जाता है। ये पॉइंटर की वैल्यू इंपॉर्टेंट जो है वो हमने अलग से देखा था पॉइंटर के सिलसिले में। ये फाइल के सिलसिले में जो चीज़ है वो हम आज देखना चाहते हैं कि फाइल किस तरह से हम लोग यूज कर सकते। जो हम लोग टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा p1.cpp या कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हमने info.txt, ये सब फाइल नेम है। आप gedit से एडिट करते हैं तो प्रोग्राम की फाइल बनती है। ये सब फाइलें कहाँ रहती है? इसके अंदर रहती हैं। ये एक फाइल हो गई, ये दूसरी फाइल हो गई। आप जब भी C++ उसके बाद में p1.cpp बोलते हैं तो C++ कंपाइलर जो है वो डिस्क में जाके वो पूरी फाइल पढ़ता है और वो फाइल पढ़ के उसको कंपाइल करता है। कंपाइल करके क्या करता है, वो a.out फाइल बनाता है, वो भी डिस्क में जाता है। अब मान लीजिए किसी फाइल में आपने डेटा रखा हुआ है, जैसे क्लिकर का डेटा बताया था एग्जाम में कि क्लिकर का डेटा बनाया है। अब नॉर्मली आप डेटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। लेकिन मान लीजिए कीबोर्ड की जगह अगर कंप्यूटर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है और आपके प्रोग्राम को डेटा उस फाइल से पढ़ना है। मान लीजिए जो फाइल है info.txt है, उसमें आपने डेटा लिख रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में आपने मान लीजिए लिखा है cin और उसके बाद में आपने लिखा आपको याद है मैं क्या लिख रहा हूँ? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये क्लिकर रिस्पांस का अप्रोक्सीमेशन मैंने किया है कि मुझे बताया गया था कि n क्लिकर से रिस्पांस आया है और हर एक रिस्पांस में क्लिकर का आईडी नंबर आया है, उसका रिस्पांस कैरेक्टर आया है एक ABCD जो भी है, और कितना समय आपने लिया वो समय आ गया। अब ये 3 एरेज में पढ़ रहा हूँ। इन एरे के डिक्लेरेशन बता सकते हैं आप क्या होंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक तो डिक्लेरेशन सीधा है int I और n, क्योंकि ये मैंने यूज किया है n और I। एरे के डिक्लेरेशन कैसे होंगे बताएं आप? int cid, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें? मैक्सिमम 1000 लिख लें, मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं तो। उसके बाद कैरेक्टर और रिस्पांस टाइम, वो क्या होगा? इंटीजर, फ्लोट। असल में हम लोग जो गिनते हैं वो फ्लोट में गिनते हैं टाइम, 1.5 मिनट्स। तो ऐसा टाइम कैसे गिना जाता है? मिनट और सेकंड में गिना जाता है, या आवर मिनट सेकंड में गिना जाता है। इन जनरल अगर किसी डिवाइस से हम टाइम लेते हैं तो हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगा। वो इंटीजर नंबर बड़ा हो छोटा हो, उस हर इंटीजर नंबर का जो प्रिसीजन है उसमें बताया जाएगा कि भाई एक वैल्यू जो है उसकी उतना इतने सेकंड होते हैं, या 500 वैल्यू होगी तो 1 सेकंड होगा। तो ये एक मैपिंग अलग से रहता है। ये जो काउंट है हमने पेपर में लिखा था कि इंटीजर नंबर ऑफ सेकंड्स आर बीइंग गिवन,
तो वो भी इंटीजर ही होना चाहिए इनपुट, या इंटीजर हो जाए। अब इसके बाद आप ये रिस्पांस को एनालाइज वगैरह करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पे। तो जैसे 26 लोग हैं यहाँ, तो n की वैल्यू होगी 26, और उसके बाद हर आदमी का एक क्लिकर आईडी, रिस्पांस और ऑल टाइम मैं टाइप करूंगा। अगर 500 स्टूडेंट होंगे तो मैं टाइप करते करते पागल हो जाऊंगा। इसके लिए हमने क्या सुविधा इजाद की थी एक समय में, हमने लिखा था कि ये पूरा का पूरा, मान लीजिए हमने एक info.txt फाइल में डाल दिया है सबका सब, तो वो info.txt फाइल से हम पढ़वाना चाहते हैं, टाइप नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू टाइप, वी वांट इट टू रीड। तो हम लोग क्या करते थे, पहले कंपाइल कर लिया C++, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है p1.cpp हुआ। अब उसके बाद में a.out बनेगा। अगर इतना करके रिटर्न दबा दिया तो हमें टाइप करना पड़ेगा इनपुट, लेकिन इसकी जगह हमने अगर लेस देन info.txt कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इनपुट रीडायरेक्ट हो गया। जो मेरा कीबोर्ड था वो अभी ये फाइल से कनेक्ट हो गया, तो कीबोर्ड से जो भी मैं टाइप करता उसकी जगह इससे पड़ेगा। और अगर ये फाइल मैंने तरीके से बनाई होगी, किस तरीके से बनाना चाहिए, अगर जैसे 26 लोग हैं तो मैं पहले लिखूंगा 26, उसके बाद मान लीजिए एक क्लिकर आया 101 नंबर का, फिर उसके बाद रिस्पांस आया D, फिर उसके बाद समय आया 63। इस तरह से मैं टाइप करूंगा उसमें। दूसरा क्लिकर है 102, उसका उत्तर है E। इस तरह से मैं टाइप करके फाइल में सेव कर दिया, ये रीड हो जाएगा। अब तक हमने जो फाइल का उपयोग किया है वो खाली इसके लिए किया है कि कीबोर्ड से टाइप करें, उसके बजाय हम लोग डायरेक्टली फाइल से पढ़े, इतना यूज किया। अब जो आपने जो प्रॉब्लम देखा था क्लिकर का, उसमें दो फाइलें थी। एक फाइल तो ये थी, एक डेटा ये था मतलब, और दूसरा क्या डेटा था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कि रोल नंबर और क्लिकर का आइडेंटिटी दिया हुआ, कि कौन सा रोल नंबर को कौन सा क्लिकर हमने दिया है, वो अलग से होगा। उसको जरूरी कि 26 हो, उसमें 50 भी हो सकते हैं, जितने भी टोटल स्टूडेंट है। अब मान लीजिए इसी तरीके से वो भी डेटा हमें कीबोर्ड पे टाइप करना है, हम आगे और एरेज डिफाइन करके वो डेटा पढ़ लेंगे। लेकिन वो डेटा मान लीजिए हमने यहाँ पे दूसरी एक फाइल बनाई info2.txt, और info2.txt जो है उसमें हमने लिखा 50 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर जो है 1001 है, उसका क्लिकर आईडी जो है वो 13 है। दूसरा स्टूडेंट 1002 है, उसका क्लिकर आईडी जो है 25 है, या 113 है, 125 है, जो भी। ऐसा ही डेटा था ना दूसरे प्रोग्राम में। अब ये हमको टाइप नहीं करना है, ये भी डेटा पढ़ना है। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, आगे जाके दूसरी एरेज होंगी, उसको सी इन n1 कुछ करेंगे, और रोल एरे में पढ़ेंगे, और दूसरा क्लिकर आईडी में पढ़ेंगे। ऐसा हम करें प्रोग्राम में। प्रोग्राम में किस तरह से पढ़ोगे आप डेटा, ये पहला प्रोग्राम में तो ये आपने ये पढ़ लिया। अब इसके अलावा कुछ एरेज और है आपके पास, इंट रोल 1000 एंड कॉमा गिवन क्लिकर 1000, और एक और लिख दिया हमने n स्टूडेंट्स, यानी हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट के बारे में हमें फॉलोइंग जानकारी चाहिए। एक तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, और आपको जो क्लिकर दिया है उसका आइडेंटिटी क्या है वो चाहिए, यानी एसोसिएशन हो जाएगा ना। अगर इसमें 5th एलिमेंट रोल नंबर में 1005 है, तो इसका 5th एलिमेंट वो होगा जो क्लिकर आईडी आपको दिया है वो। ये भी डेटा हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोग्राम में। कैसे हम पढ़ेंगे इसको, हम फिर से लिखेंगे सी इन ग्रेटर n स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर i = 0, i <=
एंड स्टूडेंट्स आई प्लस प्लस, फिर यहां पे लिखेंगे सी इन, क्या पढ़ेंगे हम इस बार, बोलिए, रोल रोल आई, और इसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, गिवन क्लिकर आई। ये सही है प्रोग्राम। शुरू में हमने एक डेटा पढ़ा रिस्पांस का, फिर हमने डेटा पढ़ा स्टूडेंट का और क्लिकर का। असल में एक्चुअल बड़े प्रोग्राम में क्या होगा, स्टूडेंट का और क्लिकर का, गिवन क्लिकर का डेटा हम एक बार पढ़ के रख लेंगे, उसके बाद जितनी भी क्विज कंडक्ट करी उस क्विज के लिए अलग अलग क्विज का डेटा पढ़ेंगे। लेकिन इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले ये पढ़ ले बाद में ये पढ़। अब हमें दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत ये है कि हम टाइप नहीं करना चाहते डेटा, हमने डेटा बना के रख दिया है फाइल में। अब अगर प्रोग्राम को कंपाइल करके हम लिखे ./a.out तो लेस देन info.txt, यानी ये क्या समझेगा, पूरा डेटा जो है एक फाइल से आने वाला। लेकिन info.txt में तो खाली इतना ही डेटा है। ये दूसरा डेटा कहाँ है, ये इस फाइल में। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है C++ को बताने का या उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने का कि भाई ये प्रोग्राम रन तो करो लेकिन थोड़े समय तक इस फाइल में से पढ़ो, और उसके बाद ऐसा हम लिखना चाहेंगे आफ्टर सम टाइम लेस देन info1.txt, बराबर है। अब कहना क्या चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, पहले info.txt डेटा लो और आफ्टर सम टाइम यहां से डेटा लो। अब ये आफ्टर सम टाइम कैसे बताएंगे, कोई तरीका नहीं आफ्टर सम टाइम बताएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इतना डेटा इधर से पढ़ो इतना डेटा उधर से पढ़ो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आप कमांड नहीं दे सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये प्रोग्राम लिखा है आपने, जो आप सी इन स्टेटमेंट से पढ़ रहे हैं, इसकी जगह आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो डेटा है और ये जो डेटा है, यू वांट टू से रीड फ्रॉम फाइल info.txt, बराबर। और ये जो बाकी का डेटा है इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर रेक्टेंगुलर इसमें लिखता हूं। लेट मी यूज अनदर कलर, ब्लैक पेन नहीं है करे, ये जो सीन स्टेटमेंट है इसमें आप बताना चाहेंगे रीड फ्रॉम ठीक है। अगर आप प्रोग्राम में ही ये लिख दें तो आपको रिडायरेक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं, आप खाली a.out लिखेंगे। इस समय क्या होगा, a.out अगर लिखेंगे तो कीबोर्ड से कोई भी डेटा नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम में लिख दिया होगा कि भाई ये जो डेटा है वो इस फाइल से पढ़े, ये जो डेटा है इस फाइल से पढ़े, ठीक है। अगर ऐसा आप बता सकते हैं आपके प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे बताएं, वो बताने के लिए C++ में स्पेशल स्टेटमेंट्स हैं, जिनके द्वारा आप पहले तो जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एरे डिफाइन करते हैं, वैसे आप एक फाइल डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरे प्रोग्राम में मैं ये 3 फाइलें यूज करने वाला हूं। फिर उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं अंदर। आप बोल सकते हैं कि ये जो फाइल है ये info.txt है, इस फाइल को मैं इस नाम से जानने वाला हूं, उस फाइल को ओपन करें आप। और फिर जो आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं सीन के बजाय आप एक कमांड दे सकते हैं कि उस फाइल में से ये डेटा पढ़े। ये कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इसके लिए जो फाइल का कंसेप्ट है, ये इस तरीके से डिक्लेरेशन किया जाता है प्रोग्राम।
अभी ये स्टार का मतलब क्या हुआ? पॉइंटर। तो कैपिटल FILE इस नाम का एक स्पेशल टाइप है। इंट जैसे, फ्लोट जैसे, कैर जैसे, वैसे कैपिटल FILE नाम का एक और दूसरा बेसिक टाइप वो डिफाइन कर रखा है C++। जब भी आप इंट बोलते हैं, इंट A, तो A के नाम का एक वैकेशन हो जाता है लोकेशन, और उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। जब भी आप फाइल बोलते हैं तो इसके बाद में जरूरी है कि आप एक पॉइंटर डिफाइन करें। अब ये जो FP1 जो हो गया, ये आपके फाइल का इस प्रोग्राम में नाम हो गया। FP2 हो गया, ये दूसरे फाइल का नाम हो गया। इस तरह से आप चाहिए तो 10 फाइलें डिफाइन कर सकते। ये तो डिफाइन हो गई फाइल। अभी तक इस फाइल का वो इनपुट info.txt से कोई संबंध नहीं जुड़ा है। वो संबंध जोड़ने के लिए ओपन स्टेटमेंट यूज होता है। वो फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं? उसके लिए लिखते हैं fopen। fopen के बाद में कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं आप? FP1 या FP2? मान लीजिए हम FP1 ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहां लिखेंगे fopen FP1। अब खाली FP1 लिखने से उसे यह कैसे पता चलेगा भाई FP1 किसके ताल्लुक रखती है? तो इसके बाद हम अपने फाइल का नाम लिखेंगे यहां। fopen fp1, info.txt। fopen क्या है? फंक्शन है। जैसे आपके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे फाइल के लिए फंक्शन। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्रोग्राम में मैंने जो एक FP1 नाम की फाइल ओपन करी है, अब मैं FP1 के साथ जो भी करूंगा वो एक्चुअली इस फाइल के साथ आप करें। ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे। लेकिन क्या किया जा सकता है एक फाइल के साथ? या तो आप डेटा पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। यू कैन आइदर रीड और यू कैन राइट। तो किस लिए आपको ये फाइल ओपन करना है, ये देने के लिए एक और पैरामीटर देना पड़ता है, उसको बोलते हैं R, यानी रीड। अगर R की जगह आपने W लिख दिया तो राइट हो जाएगा। इसका मतलब आप खाली पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं, यू कैन ऑल्सो राइट टू फाइल्स। यू कैन ओपन अनदर फाइल फॉर राइटिंग। You can open 4 files for reading and 5 files for writing. You can now see how powerful the feature is. You can have data in different files. You can read from all of that. And you can create 2 or 3 different output files if you want. So that is the power. अब इसमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं। उसके बाद ये करने के लिए फंक्शन है कि भाई मेरी जो फाइल है वो शुरू से पढ़ रहे हो, उसके बजाय कहीं बीच में से पढ़ लो। ये आप अपने सी इन स्टेटमेंट से नहीं कर सकते। यूनिक्स में जो है या C++ में जो है, वो फाइल का मतलब होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। मान लीजिए FP1 नाम की फाइल है ये। तो FP1 नाम की फाइल जो है वो C++ क्या समझता है कि FP1 नाम की फाइल में कुछ एक 20-25 हजार बाइट्स पड़ी हैं लाइन से। वो समझता है कि ये 25,000 बाइट्स जो हैं एक एरे में बना दी गई। इसका 0th एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, इस तरह से। अब मान लीजिए इस फाइल में जो है ये डेटा आपने दिया है, आपने ओपन कर ली फाइल, तो info.text से कनेक्ट हो गया। तो आप बता सकते हैं कि इस फाइल के जो बाइट्स है अलग अलग, उसमें से क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। सबसे पहला कैरेक्टर आपने यहाँ पे 2 लिखा था gedit में, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या होगा? इसके अंदर 6 होगा। उसके बाद क्या होगा? बोले? हाँ, एंटर बोले तो न्यू लाइन। न्यू लाइन कैरेक्टर किसे लिखते हैं हम लोग? \n। उसके बाद होगा 1 0 1। उसके बाद ब्लैंक। \t टैब होता है, ब्लैंक होता है ASCII कोड 32।
हम लोग अभी फिलहाल उसको ऐसा लिख देते हैं ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद में आएगा 6, 3, उसके बाद में फिर एक ब्लैंक आएगा, नहीं ब्लैंक नहीं आएगा, क्या आएगा, एंटर, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा। इस तरह से बाइट्स चलती जाएंगी और बिल्कुल आखिरी में जब आप एंटर दबाएंगे तो लास्ट कैरेक्टर होगा \n और उसके बाद फाइल खत्म हो जाए। अब चूंकि फाइल के अंदर C++ ये जानता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है और डिस्क जो है वो डिस्क में जो फाइल रखी है उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप लाइन से सीक्वेंस से पढ़ें, आप कहीं भी जाके बोल सकते हैं मेरे को ये कैरेक्टर पढ़ना है। यानी C++ में ये सुविधा है कि आप सडनली जाके बोल सकते हैं कि मुझे यहां से पढ़ाओ। किसी भी फाइल को पढ़ने के या लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है सीक्वेंशियली पढ़ते जाओ, एक के बाद एक कैरेक्टर। जनरली टेक्स्ट फाइल जो होती है वो सीक्वेंशियली पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्टली एक्सेस करो। अब डायरेक्ट एक्सेस करना है तो कैसे बताए कंप्यूटर को कि इस पोजीशन में पढ़ो? उसके लिए C++ जो है, जब भी आप कोई एक फाइल ओपन करते हैं तो उसके साथ एक इंटरनल इंडेक्स मेंटेन करता है। इंटरनल होता है, आपको दिखता नहीं वो इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है, इंटरनल इंडेक्स। इंटरनल पोजीशन, इंटरनल मतलब C++ को मालूम। जैसे ही आपने FP1 को ओपन किया तो इंटरनल पोजीशन 0 पे सेट हो जाती है, यानी 0th बाइट। जैसे जैसे आप बाइट्स पढ़ते जाएंगे इंटरनल पोजीशन अपने आप उतने उतने बाइट्स आगे खिसकती जाएगी और जब फाइल खत्म हो जाएगी तो वो कोई बाइट नहीं बचेगी। उस पोजीशन का नाम है EOF। EOF का मतलब गेस कर सकते हैं आप? एंड ऑफ फाइल। आप पढ़ते रहे हो, सीक्वेंशियली पढ़ रहे हो। अगर आप सीक्वेंशियली पढ़ रहे हो तो आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल पोजीशन क्या है। शुरू में 0 रहेगा, ये आपको मालूम है। जब आप कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे तो अपने आप वो इंटरनल पोजीशन आगे खिसकती चली जाएगी और जब आप फिर भी पढ़ते रहो और डेटा दो और डेटा दो तो कहीं ना कहीं वो EOF बोल देगा आपको, भाई अभी मेरे पास डेटा नहीं। एंड ऑफ फाइल, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है C++। अब चूंकि ऐसा तरीका है इसलिए इसी फाइल को एक और तरीके से रीड किया जा सकता है। मैं इस फाइल को बोल सकता हूं कि भाई आप पोजीशन नंबर 9 पे चले जाओ और पोजीशन नंबर 9 से पढ़ो, या पोजीशन नंबर 20 पे चले जाओ, पोजीशन नंबर 20 से पढ़ो। और मैं ये बोल सकता हूं कि पोजीशन नंबर 20 से 10 बाइट पढ़ो, पोजीशन नंबर 4 से 15 बाइट पढ़ो। ये हम C-in C-out से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन C++ फाइल में ये किया जा सकता। उसके लिए स्पेशल कमांड्स हैं। fread में हम लोग एक कैरेक्टर एरे का या किसी बाइट का पॉइंटर दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे उसको इस कैरेक्टर एरे में से इतने साइज के इतने यूनिट्स बाइट पढ़ो। और कौन सी फाइल से? FP1। ये रीड कमांड जो है, जहां पे भी करंट पोजीशन होगी उस करंट पोजीशन में जो भी आपने साइज दिया है, मान लीजिए साइज है 10 बाइट और ये यूनिट्स लिखे आपने 5, तो 10 बाइट के 5-5 यूनिट पढ़ लेगा वो करंट पोजीशन में से, और उस पोजीशन में से 50 बाइट्स पढ़ के वो S नाम का जो पॉइंटर है उसके साथ जो भी स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है उसमें वो बाइट्स रख देगा। अगर वो एरे होगी तो एरे में रख देगा। ये सुविधा है इसमें। तो आप रीड कर सकते हैं बल्क में, लेकिन कहां से पढ़ेगा ये?
तो वहां से पढ़ेगा जहां भी उसका इंटरनल पॉइंट पोजीशन जो है जहां पे भी हो। अगर फाइल के शुरू में आप करेंगे तो 0th बाइट से पढ़ेगा। अगर कुछ इतने बाइट पढ़ लिए तो अपने आप पॉइंटर आगे खिसक जाएगा। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो उसके लिए एक और कमांड है fseek। सीक का मतलब है कि आपका जो भी इंटरनल पोजीशन इंडिकेटर इंडेक्स जो है उसको मैं बता रहा हूं उस जगह पे रखो, उसको जो मैं बता रहा हूं उस जगह पे रखो। इसके लिए हमें 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं। एक तो जो फाइल पॉइंटर है वो, कि कौन सी फाइल मैं सीक कर रहा हूं, किस पोजीशन में मैं सीक कर रहा हूं, पॉस, यानी 2500 ऐसा पॉस लिखा तो 2500 पे पॉइंटर जाएगा। लेकिन ये पॉइंटर शुरू से गिनना या आखिरी से गिनना या कहां से गिनना, इसके लिए C++ एक सुविधा देता है, वो 3rd पैरामीटर है। ये 3rd पैरामीटर मैंने लिख दिया है फ्रॉम पैरामीटर। फ्रॉम पैरामीटर नहीं लिखेंगे हम एक्चुअल कमांड में। ये फ्रॉम पैरामीटर जो होता है वो 3 तरीके का होता है, उसके 3 अलग अलग स्पेशल नाम है। एक उसका नाम है सीक सेट, सीक अंडरस्कोर सेट। ये अगर 3rd पैरामीटर आपने सीक अंडरस्कोर सेट लिख दिया तो इसका मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग। यानी फाइल के शुरू से इतने बाइट पे चले जाओ और यहां से पढ़ो आगे जो पढ़ना है। ठीक है। एक और पैरामीटर होता है सीक एंड। इसका मतलब है फ्रॉम एंड। एंड क्या होगा किसी भी फाइल का, EOF। तो हम ये बोल रहे हैं कि सीक एंड से इतने पोजीशन पे जाओ और पढ़ो। अब मान लीजिए पॉज जो है इसकी वैल्यू हमने दे रखी है 10 और यहां पे लिख दिया सीक एंड, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, EOF जाओ और उसके आगे 10 बाइट जाओ। अब यहां तो कुछ है ही नहीं। ये मान लीजिए आपकी बंबई शहर है और ये वेस्टर्न बाउंड्री है EOF, उसके आगे तो अरेबियन सी है, वहां कुछ बाइट्स नहीं मिलेंगी आपको। जाहिर है कि अगर आप सीक एंड लिख रहे हैं तो पॉज की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तभी वो कुछ मीनिंगफुल पोजीशन जाएगा। कभी कभी आपको कोई एग्जांपल्स ऐसे आएंगे जिसमें यह सुविधा रहेगी कि आप सीक एंड से वापस उल्टी चले हो। कभी कभी आपको यह सुविधा रहेगी कि सीक सेट से चलो आगे। तीसरा जो पैरामीटर वैल्यू पॉसिबल है वो ये बोलता है कि आप जहां भी अभी हो वहां से 50 बाइट आगे चले जाओ। जहां भी हो, हमें पता नहीं कहां पे हो आप, लेकिन जहां पे भी हो वहां से 50 बाइट आगे चले जाओ। उसके लिए करंट पोजीशन ये बताने के लिए एक तीसरा पैरामीटर है सीक कर, यानी फ्रॉम करंट पोजीशन। ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। वैसे अक्सर हम लोग सीक सेट से ही काम चलाते हैं। इज द इम्पोर्टेंट, यानी हर बार हम यहां से शुरू करेंगे, इस पोजीशन पे जाओ, जो भी बाइट्स इतने पढ़ना है उतनी पढ़ लो। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये साथ साथ यूज होते हैं। fseek इतना और उसके बाद इतने बाइट पढ़ लो। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो जो इंटरनल इंडेक्स जो है वो अपने आप इतने बाइट आगे चला जाएगा। एक बात ख्याल रखिए, पढ़ने के बाद या लिखने के बाद इंटरनल इंडेक्स जो है वो अपने आप खसकता जाता है। आपको फिर से पोजीशन आगे पीछे करना है तो आपको fseek करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए पता करना है कि भाई अभी है कहां हम, उसके लिए एक और कमांड है, एक और फंक्शन है फाइल के लिए। आप उसको फाइल को पूछ सकते हैं कि प्लीज बताओ कि आप अभी कौन से पोजीशन पे। तो उसके लिए एक फंक्शन है pos इज इक्वल टू ftell fp।
एफ टेल, टेल का मतलब जानते हैं, बताइए। या एफ रीड का मतलब है हमें कुछ बाइट्स पढ़ना है, जो भी करंट इंडेक्स जहां पे भी है वहां से बाइट पढ़ना है। कितनी बाइट पढ़ना है हमें मालूम नहीं। अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि 6 बाइट पढ़ना है, ओके, खाली 6 बाइट, और उसको 6 बाइट्स को एक कैरेक्टर एरे में हमें डालना। एक फर्ज कीजिए आपकी कैरेक्टर एरे है कैर A6, आपको 6 कैरेक्टर इसमें पढ़ना। तो इसको पढ़ने के लिए मान लीजिए ये करंट पोजीशन पे 6 कैरेक्टर जो भी हैं आपको इसमें डालना। तो आप इसमें यहां लिख देंगे एफ रीड, उसके बाद अंदर लिखेंगे आप ए। याद रहे कि एरे का जो नाम है वो पॉइंटर करके भी काम करता है, वो 0th एलिमेंट का पॉइंटर होगा। उसके बाद आपको 6 बाइट्स पढ़ना है, आप लिख दे 6 और उसका 1 यूनिट पढ़े आप FP1 में से पढ़े, तो वो 6 बाइट का एक गट्ठा का गट्ठा 1 यूनिट पढ़ के अंदर डाल। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1,6। 1,6 का क्या मतलब हुआ, एक एक बाइट पढ़े लेकिन उसके 6 यूनिट पढ़े, मतलब तो वही हुआ। टोटल बाइट कितनी रीड हुई, 1 × 6 या 6 × 1, और वो जाकर जाएंगी कहां, वो अपने इस एरे में चली जाएंगी, इस एरे में चली जाएंगी। इसके लिए ये जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो उसमें फाइल में कैसे लिखा है ये पक्का आपको पता होना चाहिए, कि इतने बाइट में ये रोल नंबर लिखा है, इतने बाइट में क्लिकर नंबर लिखा है, इतने बाइट में ये लिखा है। अब जब हम टेक्स्ट फाइल लिखते हैं इस तरीके से, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इतने कैरेक्टर में ये है, इतने कैरेक्टर में ये है। न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, किसी ने 1 स्पेस की जगह 2 स्पेस लिख दी, 4 स्पेस लिख दी। तो टेक्स्ट फाइल जो होती है उनको एफ रीड एफ सीक से नहीं पढ़ा जाता। टेक्स्ट फाइल जो होती है उनको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए सी नहीं यूज कर रहे। तो उसके लिए हमने 2 स्टेटमेंट लिखे थे, स्कैन एफ फंक्शन याद है आपको, स्कैन एफ और प्रिंट एफ, फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। वो स्कैन एफ को अगर हमने एफ स्कैन एफ लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो हमारी टेक्स्ट लाइन है वो हम टाइप नहीं कर रहे हैं, वो फाइल में से एक लाइन पढ़ लो और वो लाइन पढ़ के जो अलग अलग वेरिएबल हिज्जे पुर्जे अलग अलग कर। तो एफ स्कैन एफ लिखने के बाद में हम लोग अगर एफ पी लिखे यहां और उसके बाद हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखे, जैसे यहां लिख दिया, मान लीजिए हमने %d ब्लैंक %d कॉमा, ये जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, आपको याद है स्कैन एफ वाला स्टेटमेंट, हम लोग 2 इंटीजर नंबर पढ़ना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट है %d, एक ब्लैंक डाल दिया, यानी एक या ज़्यादा ब्लैंक्स 2 नंबर के बीच में होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से डेटा है जो हमने यहाँ पे लिखा था, 1001 ब्लैंक ब्लैंक 113। अब यहाँ पे 4 ब्लैंक हो 5 ब्लैंक हो, ये जो स्कैन एफ स्टेटमेंट है पूरी लाइन पढ़ेगा न्यू लाइन तक, और जो नंबर जो आपने दिए वो ले लेगा। उसके बाद अगर फिर से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो दूसरी लाइन पढ़ेगा। ये टेक्स्ट फाइल से पढ़ने के लिए आप एफ स्कैन एफ लिखते हैं और यहाँ पे एफ पी लिख देते। अगर आपने एफ पी नहीं लिखा और एफ स्कैन एफ की जगह खाली स्कैन एफ लिखा तो कीबोर्ड से इनपुट आ जाएगा। वो कीबोर्ड से इनपुट आने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि फाइल से पढ़ा जाए, टेक्स्ट फाइल से, तो आप एफ स्कैन एफ यूज कर सकते। दूसरा जो मैंने रीड राइट स्टेटमेंट बताया, ये टेक्स्ट फाइल के लिए अक्सर यूज नहीं होते, हालांकि किए जा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि किस तरह से टेक्स्ट टूस टूस के बनाए फाइल में, तो आप उसको यूज कर सकते। अब मैंने जो यहाँ पे जो स्लाइड्स लगाए थे, 2 लेक्चर्स हैं,
इसको क्या हो गया? ये देखिए, मैं फटाफट इसमें आपको एग्जाम्पल्स कुछ बताता हूं। ये जो लेक्चर है इसका नंबर नोट कर लें। ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी है वीडियो का, और स्लाइड्स भी हैं। ये स्लाइड्स आप जाके ठीक से स्टडी करें। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इसके पहले मैंने इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसके पहले वाले लेक्चर में 13 नंबर का, और 14 नंबर में कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए। वो दोनों आप ठीक से देखें। इसको मैं थोड़ा दिखाता हूं। इसमें मैंने स्ट्रक्चर्स देखे हैं C++ में क्या है, और फाइल्स का कुछ रिव्यू किया है, और किस तरह से सर्च कर सकते हैं सिक्वेंशियली टेक्स्ट फाइल में, और डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये बताया। तो ये मैंने बताया कि पहले वी ऑफन नीड टू एक्सेस एंड प्रोसेस डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेम एंटिटी। रोल नंबर, नेम, बैच एंड मार्क्स। ये एक स्टूडेंट के रोल नंबर आप सबका है, रोल नंबर है, आपका एक नाम है, और आपका एक बैच है, और कुछ मार्क्स हैं। अब ये मान लीजिए हमने एक फाइल में डाल दिए, एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिए, तो एक लाइन में एक रिकॉर्ड लिखा है, और हर रिकॉर्ड में रोल नंबर है, नाम है और बैच है। इतना इंफॉर्मेशन कर दिया हमने, इसको बोल दिया फील्ड्स ऑफ ए रिकॉर्ड। अब ये जो ईच रिकॉर्ड जो है, इसमें उसी एंटिटी के एट्रीब्यूट यानी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि एक लाइन में स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और बैच लिखा है, और दूसरी लाइन में एक एम्प्लॉय का कोड नंबर और नाम और एड्रेस लिख दिया, तीसरी लाइन में सब्जी का भाव लिख दिया। ऐसे नहीं फाइल बनती। एक फाइल में एक ही तरीके के सब रिकॉर्ड्स रहें। किस टाइप के रिकॉर्ड है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन रखी है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हर लाइन में लिखी है, इसको मेटा डेटा बोला जाता है, यानी डेटा अबाउट डेटा। अब यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया, स्टूडेंट इन्फो। स्ट्रक्चर में क्या क्या है एलिमेंट? रोल नंबर है, नेम है, बैच है, और मार्क्स है, फ्लोटिंग पॉइंट। ये आइटम्स है। अब ये वेरिएबल्स जो है उसमें हम स्ट्रक्ट टाइप के डिफाइन कर सकते हैं। तो हर एक जो वेरिएबल होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। ये जैसे डिफाइन किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो एस। अभी एस जो है इंटीजर नहीं है, एस रियल नहीं है, एस एरे भी नहीं है, एस जो है स्ट्रक्चर है। तो एस के इतने सारे कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट पहले थे रोल, नेम, वो सब एस के भी कंपोनेंट हो गए अपने आप। इसके बाद अगर मैं एस डॉट रोल लिखूं, एस डॉट नेम लिखूं, एस डॉट बैच लिखूं और एस डॉट मार्क्स लिखूं, तो वो अपने आप वो स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग टाइप हो जाएंगे। इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी है वो। अब जैसे इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, कैर का साइज होता है 1 बाइट। तो जब स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया तो स्ट्रक्चर का भी साइज कुछ होगा। वो स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा? जनरली हर एक अलग अलग जो कंपोनेंट है उस सबका जोड़ मिला के स्ट्रक्चर का साइज होगा। तो यहाँ पे जैसे साइज ऑफ कर सकते हैं हम लोग। साइज ऑफ इंट बोला तो इंटीजर का साइज आता है, साइज ऑफ फ्लोट बोला तो फ्लोट का साइज आता है। यहाँ साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो बोला तो इसका साइज निकाल देगा। इसका साइज 44 बाइट्स है। थोड़ा पीछे चलते हैं, स्ट्रक्चर को फिर से एक बार देखते हैं। ये इंट रोल कितने बाइट्स हुए? 4। कैर नेम कितने बाइट्स हुए? 30। 30 + 4 कितने हो गए? 34। ये इंट बैच कितने बाइट हुए? 4। तो 34 + 4 38। फ्लोट मार्क्स कितने बाइट हुए? 4। तो 38 + 4 कितने हो गए? 42। लेकिन वो प्रोग्राम तो मेरा 44 बता रहा है सर। ऐसा इसलिए होता है कि जनरली इंट और फ्लोट ये जो लोग हैं ये आर्बिट्ररी मेमोरी असाइन नहीं करता जाता कंप्यूटर कि जहां पे बाइट मिली वहां पे कर दिया। ये 4 बाइट जो होते हैं वो एक वर्ड बाउंड्री पे होना जरूरी होता है। यानी 0th बाइट पे एक इंटीजर रखा तो 0 1 2 3 में 4 बाइट आ जाएंगे। फिर 4 बाइट से चालू होगा, 4 5 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 हो जाएगा। अब पहला रोल तो इंटीजर है, 4 बाइट में आ गया। दूसरा जो कैरेक्टर एरे है उसको 30 बाइट्स रखे, तो 30 बाइट्स डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वहां से कंपाइलर किसी इंट या फ्लोट को चालू नहीं करेगा। वो क्या करेगा? 2 बाइट छोड़ देगा, खाली रखेगा। वो अगली बाउंड्री पे जाएगा जो 4 से डिवाइड होगी। इसीलिए हमने हालांकि 30 लिखा है, 30 बाइट्स तो इसको अलोकेट करेगा, इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रखेगा उस नाम की।
लेकिन उसके बाद में जो बाइट 2 बाइट जो है फोकट छोड़ देगा, खाली छोड़ दिया, और उसके बाद फिर अलोकेट करेगा। इसलिए जो साइज जो है वो 44 बाइट्स आ गया, 40 बाइट्स नहीं आया। ये C++ की खासियत है मेमोरी अलोकेशन, ये 44 बाइट्स आ गया। अब देखिए ये हमने डिफाइन कर दिया कि ये नाम है 30 बाइट्स का, ये स्ट्रक्चर है, ये स्टूडेंट इन्फो का S बना दिया, और रिकॉर्ड साइज जो है वो हमने पता कर लिया, रिकॉर्ड साइज कि 44 बाइट्स आ जाता है। अभी पता नहीं कितना 44 होगा, 80 होगा, 100 होगा, ये स्टेटमेंट हम करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने टेक्स्ट फाइल में ठीक से इंफॉर्मेशन लिख सकें। अब ये हमने स्टूडेंट को प्रिंट करने का, ये देखिए प्रिंट एफ लिख दिया है यहाँ। ये प्रिंट एफ में %5d, %30s, %3d, %5.2f, इसमें हम लोग क्या क्या छाप रहे हैं? रोल नंबर, नेम, बैच और मार्क्स। ये देखिए मार्क्स फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये 5.2f यूज हुआ है। यहाँ बैच है, ये इंटीजर है तो 3d लिखा है, 3 डिजिट का। यहाँ पे 30s लिखा है, 30 कैरेक्टर का नाम, और हर एक के बाद में एक एक स्पेस देते जाओ, और उसके बाद हम लोग एक \n आउटपुट करें। तो ये अगर फंक्शन हमने यूज किया तो ये फंक्शन जो है, जो भी इसको स्ट्रक्चर देंगे s, उस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। अब ये फाइल जो है, इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, इसका नाम रहता है, 2 टाइप की फाइल रहती है, एक तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल यानी जो gedit से बनाते हैं, बाइनरी फाइल यानी अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो मैंटिसा और एक्सपोनेंट वाला जो इंटरनल बाइनरी थिंग्स है 32 बिट का, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा, उसको आप पढ़ नहीं सकते gedit से। ऐसी फाइल्स को बोलते हैं बाइनरी फाइल, जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों तरीके की फाइल C++ में आप हैंडल कर सकते हैं। यू कैन हैंडल टेक्स्ट फाइल्स एंड यू कैन हैंडल फाइल्स विच कंटेन इंटरनल इंफॉर्मेशन, either way is possible. This is the way you you define a file, file star fp या file star in file, out file। ये फाइल खाली नाम हो गए आपके प्रोग्राम में, अभी तक फाइल एसोसिएट नहीं हुई किसी फाइल से। अब जैसे ये टेक्स्ट फाइल हमने देखी थी, एक टेक्स्ट फाइल थी, उसमें रोल नंबर था, नाम था और बैच नंबर, और मान लीजिए हमने कॉमा से सेपरेट कर रखा है सब। अब डायरेक्ट एक्सेस कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया, ये मैंने यहाँ पे समझाया था, आप देख सकते हैं इसको। इस तरीके की है कि पोजीशन है, एक कोई तो भी उसकी करंट पोजीशन रहेगी, और एक पॉज जो है, ये पॉज जो पॉइंटर है, हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ से पढ़ना है या यहाँ पे लिखना है। एक फंक्शन है fseek, वो सेट करता है पोजीशन को, और वो पोजीशन रिलेटिव टू 3 पैरामीटर्स, आइदर वन ऑफ देम। seek set यानी फ्रॉम बिगिनिंग, सीक कर यानी फ्रॉम करंट पोजीशन, एंड सीक एंड फ्रॉम द एंड पोजीशन। और एफ रीड और एफ राइट जो है वो रीड और राइट करते हैं बताई हुई बाइट्स। अब ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें से एक रिकॉर्ड पढ़ना है, और उस रिकॉर्ड में से रोल नंबर, नाम और बैच नंबर और मार्क्स ये निकाल लेना है, और ये रिकॉर्ड एक नई फाइल में लिखना है जो बाइनरी है। इनपुट दिया हुआ है टेक्स्ट फाइल है, आउटपुट जो है वो बाइनरी फाइल बनाना। तो हम दोनों तरीके से फाइल हैंडल करना इसमें देख लेंगे। उसके बाद उसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि एक बार बाइनरी फाइल बना दी तो अब टेक्स्ट फाइल तो पढ़ेंगे हम, सीक्वेंशियली पढ़ेंगे एक के बाद एक, तो जाहिर है कि एक के बाद एक बाइनरी फाइल भी हम लिखते चले जाए, क्योंकि जिस ऑर्डर में पढ़ा उसी ऑर्डर में लिखना है। लेकिन वो लिखने के बाद में हम उस फाइल को फिर से ओपन करना चाहते हैं, और डायरेक्टली एक रोल नंबर का रिकॉर्ड पढ़ के उसके मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। हम पूरा पढ़ के ढूंढना नहीं चाहते उस, तो वो कैसे किया जाए वो भी इस प्रोग्राम में बताया। ये प्रोग्राम फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ये marksdata.txt है, यानी इस डेटा, अभी जो फाइल है, जैसे info.txt बताया था, ये फाइल हमने तैयार करके रखी है। इसमें देखिए ये रोल नंबर है, नाम है, बैच नंबर है और मार्क्स है। अब देखिए जो मार्क्स है 84.5 कहीं आ गए, नाम यहाँ अनिल है, यहाँ पे शेफाली है, यहाँ पे राजेश है, यानी नाम भी छोटे बड़े हो सकते हैं। हालांकि हमने कैरेक्टर अरे 30 का डिक्लेयर किया, लेकिन नाम तो छोटे बड़े हो सकते हैं। अब आप देखिए कि हर लाइन में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन उसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा, सो इट इज़ नॉट ए फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल
to use binary files directly, because in binary files you will have fixed length records. In text file you cannot guarantee that. तो अक्सर जो डेटा इनपुट जो आता है रॉ, वो टेक्स्ट फाइल में आता है, वो टेक्स्ट फाइल से आप पढ़ लेते हैं और उसको बाइनरी फाइल बना के रख देते हैं, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड. फिर उसके बाद में आप पोजीशन काउंटर लगा के यहाँ वहाँ कहीं भी जाके आप रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिक्स लेंथ है तो आपको मालूम है रिकॉर्ड की लेंथ कितनी. अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसकी क्या लेंथ थी, 44 बाइट्स. मान लीजिए वो 44 बाइट्स इंटरनल बाइनरी फॉर्मेट में हमने एक के बाद एक लिख दिया स्टूडेंट के रिकॉर्ड, 1000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड. तो मान लीजिए आपको 15वें स्टूडेंट का रिकॉर्ड पढ़ना, तो आपको कोई जरूरी नहीं एक के बाद एक पढ़ो, क्योंकि आपको मालूम है हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड 44 बाइट का है. तो 14 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड 14 इंटू 44 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा. आप अपने पोजीशन को वहां लगा दे और वहां बोल दे 44 बाइट पढ़ लो, तो अपने आप 15वें स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा. ये जो सुविधा है फाइल में, वो आपको और तरीके से नहीं मिल सकती. इसको देखते हैं. ये फाइल जो है इसको पढ़ना है हमें. ओप्स, ओहो, ओके. इसके बाद में क्लास में मैंने एक जो प्रोग्राम बताया था, वो प्रोग्राम जो है ये काम करने के लिए, ये प्रोग्राम उस लैब के असाइनमेंट में है. तो टार फाइल होगी, कैसे आपको पता चलेगी? आप टार फाइल उसको अनटार कर सकते हैं. तो अनटार करके वो जो लैब होगी, फाइल प्रोसेसिंग की जो लैब होगी, उस फाइल प्रोसेसिंग के लैब में जाइए, उसको अनटार कीजिए, उसमें आपको program.cpp मिले. या इससे ज़्यादा सीधा अच्छा तरीका ये है कि आप अगर कोई मुझे याद दिलाएं या एक ईमेल कर दें मुझे, तो उसके बाद में नो, आई फॉरगॉट. ओके, बिफोर क्लोजिंग दिस क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यू कोऑर्डिनेटिंग TA. Your new coordinating TA, his name is Siddharth. Sorry. No. I said Siddharth by mistake. I was going to correct, but then you raise your hand. So Karthik, like you, he was a CS 101 student 2 years ago. He has studied my course only. He has volunteered to be TA for this course. So far, he was helping me in setting up assignments, lab assignments, quiz questions, etc., etc. You might have seen one set of numerical or mathematical problems on the Moodle. All of those problems he has set. Okay. So I have requested him to be your coordinating TA now. Anybody who has any problem with any programming concept, he will be able to help. His problem is he cannot give lectures in Hindi. He himself speaks Kannada, but he understands Hindi. And I think now you understand sufficient English. You have no problems. He has offered to conduct special tutorials for you. The unfortunate news, Karthik, is that all of them are leaving for Diwali, not this Saturday, but tomorrow. They were waiting for this lecture to be over. There are 3 or 4 students, however, who are still staying during the Diwali week. And if those 4 students have a problem, so at the end of this class, please find out what is Karthik's coordinates, his email ID, hostel number, room number. He is going to be your chief teacher and mentor for the remaining 1 month of the course. Additionally, he will be assisted by the TAs that you have in the lab. The lab TAs will focus on your project now. Okay. In the labs and in the makeup labs which will continue, please feel free to run additional programs. So Karthik, the first responsibility you have is to find out which is the program which handles this file, untar it, put it in a .cpp thing. Sorry? Oh, you wrote that. Okay, wonderful. So you can possibly put it on the Moodle separately or mail them. We have a separate batch. I don't think we have a group ID, but we have their roll numbers. Or anyway, you can put it up somewhere. Basically, you now arrange with him whatever assistance you require. Okay. So since he has offered to conduct an additional tutorial for you, if you are not here, he can conduct it the moment you come back. When are you coming back? (31st) या फर्स्ट? नहीं, किसी कोई लोग फर्स्ट को आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सेकंड को फिर ये लेक्चर है.
इन्हें आप लेक्चर टू लेक्चर दिवाली कर रहे हैं। 3 दिन की दिवाली नहीं है आपकी, जरा लंबी खिंच रही है दिवाली। चलिए ठीक है, जो भी है, दिवाली अच्छे से मनाइए। लेकिन अगर दिवाली मनाते समय अगर कुछ कभी समय मिल गया तो वो अपना CS101 का होम पेज देख के उसके ऊपर कुछ कर दे। मे बी यू कैन पुट दैट ऑन द होम पेज, बिकॉज होम पेज विल बी एक्सेसिबल टू देम फ्रॉम एनीवेयर। अगर मिल गया तो कर लें। सो थैंक यू वेरी मच।